Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about storage classes in C++. So in C++, storage classes are used to determine the lifetime visibility, memory location, and initial value of the variable. So we have a 5 types of storage classes in C++. अगर मैं C लैंग्वेज की अगर बात करता हूँ तो C लैंग्वेज में हमारे पास में 4 टाइप के ही स्टोरेज क्लासेस है, लाइक ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर. और C++ में एक एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज म्यूटेबल. सो अगर हम लोग पास में एक ऑटो जो है हमारे पास में स्टोरेज क्लासेस है, सो उसका स्टोरेज प्लेस रैम होता है, देन डिफॉल्ट वैल्यू उसकी गार्बेज वैल्यू होती है, स्कोप उसका लोकल होता है, लाइफ टाइम उसका विद इन अ फंक्शन कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. देन एक्सटर्न हमारे पास में होता है जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, उसका भी स्टोरेज प्लेस रैम होता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है. और टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम मे बी डिक्लेयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम. तो हम एक्सटर्न वेरिएबल को हम लोग थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. मतलब अगर और इस मान लीजिए कि हमने जो है एक्सटर्न वेरिएबल एक डिक्लेयर किया, तो उसे आप मेन में भी एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको किसी फंक्शन में भी एक्सेस कर सकते हैं, और आप एक फाइल से दूसरे फाइल के अंदर में एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल वेरिएबल. देन हमारे पास में एक स्टैटिक वेरिएबल होता है. देन स्टैटिक वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल जो स्टोरेज स्पेस जो होता है वो रैम होता है. देन उसके डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 होती है. देन उसका स्कोप जो है वो लोकल होता है, और ये भी जो है आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. देन रजिस्टर हमारे पास में एक स्टोरेज क्लास होता है, उसका जो स्टोरेज प्लेस जो होता है वो रजिस्टर होता है. देन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है गार्बेज होती है, और ये भी इसका जो स्कोप है आपका लोकल होता है, इसको हम लोग विद इन अ फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं. हमारे पास में न्यू जो है C++ में दैट इज म्यूटेबल. तो इसका जो स्टोरेज प्लेस है वो रैम है, डिफॉल्ट वैल्यू इसका गार्बेज वैल्यू होता है, इसका भी स्कोप जो है वो लोकल ही होता है, और विद इन अ क्लास हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. देन let me discuss auto in detail. So any variable declared within a bracket are comes under the auto class because they gets memory automatically whenever function is called, and they destroy automatically whenever function is destroy. तो क्या होता है कि जो ऑटो वेरिएबल होता है वो बाय डिफॉल्ट, अगर आपने मान लीजिए कि कुछ नहीं भी लिखा है तो वो ऑटो होता है. कि मान लीजिए कि अगर हमने जो है यहाँ पे अगर हमने लिखा int x इक्वल टू 5, तो आप ऑटो कीवर्ड लिखे या ना लिखे हो, बाय डिफॉल्ट क्या है मेरा ऑटो वेरिएबल. तो ऑटो वेरिएबल का एक फंक्शनलिटी क्या होता है कि इसको मेमोरी ऑटोमेटिकली मिलती है, और जब ये फंक्शन एंड होगा तो इसकी मेमोरी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो यहाँ पे जो मान लीजिए कि हमारे पास में एक ऑटो वेरिएबल है int x को हमने प्रिंट किया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में हमारे पास में एक ऑटो वेरिएबल है जो कि जिसका स्कोप ग्लोबल है, int x इक्वल टू 6 लिखा है, x को हमने प्रिंट किया, तो इसका मेमोरी क्या होगा, ये पे डिलीट हो गया. सो दैट इज योर ऑटो स्टोरेज क्लास. Then हमारे पास में external storage class. So whenever any variable declare outside the function, then that variable called as a global variable or external variable. तो हम लोग क्या करते हैं, out of the function जो हम उसको डिक्लेयर करते हैं. तो जहाँ पे हमारी हेडर फाइल्स होती है उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इसे एक्सटर्नल वेरिएबल बोला जाता है. इसका जो कीवर्ड है एक्सटर्न होता है. तो अगर हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्सटर्न int x इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि आप ये जो x है इस मेन में भी एक्सेस कर सकते हैं, इस x को आप fun नाम का जो फंक्शन है इसमें भी एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है कि अगर मेन ने उसका वैल्यू अगर कुछ अपडेट किया है तो वो वैल्यू अपडेटेड रहेगा, किसके लिए, वो वैल्यू अपडेटेड रहेगा उस फंक्शन के लिए भी अपडेटेड रहेगा. तो यहाँ पे int x का वैल्यू 5 है, मैंने x को प्रिंट किया तो आपका आउटपुट क्या है 5. देन मैंने क्या किया, x की वैल्यू 15 से अपडेट कर दिया, फंक्शन को कॉल किया, और फिर x को मैं फंक्शन में प्रिंट कर रहा हूं, तो क्या आउटपुट आएगा उसका 15, क्योंकि मेन ने उसका वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. मान लीजिए कि फंक्शन ने अगर उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो वो जो वैल्यू है सबके लिए भी चेंज हो जाएगी. अभी ग्लोबल वेरिएबल जो है हम लोग एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे एक्सेस करते हैं वो देखिए. कि मान लीजिए हमारे पास में एक प्रोग्राम है file1.c, और file1.c में हमने क्या लिखा, int x इक्वल टू 5 लिखा और एक फंक्शन डिक्लेयर किया है. एक हमारे पास में file2.c है, उसको हमने इंक्लूड किया है हैश इंक्लूड से डबल कोट के अंदर में file.c, मतलब जो फाइल जो रहेगा हमारा file1.c, तो यहाँ पे file.c की जगह मेरा क्या आ जाएगा, file1.c. तो file1.c को हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड किया है. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सटर्न int x लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है int 5, ठीक है, और आप इस तरीके से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो जब मैंने fun जब लिखा, fun को कॉल किया यहाँ से, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया. तो आप इस तरीके से भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को इन C++. नेक्स्ट हमारे पास में स्टैटिक. So static by default contains 0 value and always static variable initialize once. Static variable क्या होता है, हमेशा एक ही बार स्कोप में इनिशियलाइज होता है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक void fun नाम का फंक्शन है और हमने फंक्शन को 3 बार कॉल किया. तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में एक वेरिएबल है स्टैटिक int x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5. तो हमारे पास में दो वेरिएबल है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5. मैंने क्या किया, z इक्वल टू 3 लिखा, ठीक है, और z मेरा जो है नॉन स्टैटिक है.
अब मैं सी आउट में क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम उसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, फर्स्ट टाइम आउटपुट आएगा 253। अब क्या हुआ, अब हमने फिर से फंक्शन को कॉल किया, अब फंक्शन फिर से कॉल होगा। अब स्टैटिक होने की वजह से क्या है कि इसकी वैल्यू को जो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को आपको अपडेट करेगा, क्या इसकी वैल्यू को x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 से अपडेट करेगा क्या, नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जो फंक्शन ने जो अपडेटेड वैल्यू किया है, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन एक ही बार करता है, ठीक है, तो जो अपडेट किया है x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस, तो x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई थी 6, तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आपका 3, 6 और z की वैल्यू अभी भी 3 है, क्योंकि z जो है नॉन स्टैटिक है। इस तरीके से उसकी वैल्यू जो है एक ही बार इनिशियलाइज होती है और जो अपडेटेड रिजल्ट रहता है, अपडेटेड रिजल्ट उसमें अलोकेट हो जाता है। देन मेरे पास में एक प्रोग्राम है, मशीन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए अगर आपको मशीन टेस्ट में बोला गया कि आपको 5 4 3 2 1 प्रिंट करना है विदाउट डू, तो आप कैसे करेंगे। तो मेरे पास में एक मेन फंक्शन है, मेन के अंदर में मैंने लिखा स्टैटिक इंट i इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे हमने लिखा i ग्रेटर देन 0, जब तक 0 है तब तक चलना चाहिए। मैंने i को प्रिंट किया तो क्या आउटपुट आएगा 5, i माइनस माइनस मतलब i का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 4, और उसके बाद में जो है मेन को हम लोग कॉल करें तो मेन को कॉल करेंगे, ये चेक करेगा क्या, नहीं चेक करेगा, इनिशियलाइजेशन नहीं करेगा। तो 4 ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन सेटिस्फाई, 4 प्रिंट करेगा, फिर i माइनस माइनस, फिर क्या हो गया 3, फिर मेन को कॉल करेंगे, इसलिए क्या आएगा 5 4 3 2 1, फिर 1 माइनस माइनस जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, सीधा रिटर्न 0, आपका आउटपुट क्या आएगा 5 4 3 2 1। इस तरीके से क्या कर सकते हैं 5 4 3 2 1 विदाउट यूजिंग लूप भी आप प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग स्टैटिक। एंड इट इज ऑल्सो रिकर्सिव फंक्शन, अगर आप देखेंगे तो मेन क्या कर रहा है खुद को कॉल कर रहा है, तो यह जो है रिकर्सिव फंक्शन भी है। देन हमारे पास में रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस है। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास मींस व्हाट कि टू इंक्रीज योर प्रोग्राम एफिशिएंसी और मेकिंग अ फास्ट, देन वी यूज रजिस्टर वेरिएबल। तो हमारे पास में अगर प्रोग्राम की एफिशिएंसी फास्ट करनी है, मुझे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट करना है, लाइक गेमिंग प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो बार बार एग्जीक्यूट अगर हो रहा है, लूप बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एक ही वेरिएबल बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे पास में जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, तो मान लीजिए कि ये जो वेरिएबल है आई को हमने लूप चलाया i इक्वल्स टू 0 और i को हमने लूप चलाया कुछ 2 लाख टाइम और 20,000 और 2 करोड़ टाइम हम लोग जो है उसका लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वेरिएबल कहां पे डिक्लेयर होगा बाय डिफॉल्ट, ये ऑटो वेरिएबल है, तो ऑटो वेरिएबल कहां पे डिक्लेयर होता है आई में, रैम में के अंदर डिक्लेयर होता है। तो प्रोसेस क्या रहता है कि रैम से क्या करेगा, ये अपने सीपीयू में आएगा, सीपीयू में ये कई रजिस्टर में स्टोर होगा। जब आपने i प्लस प्लस किया तो i प्लस प्लस होके क्या हुआ, ये रजिस्टर के अंदर प्लस प्लस हुआ, एक जो कि एक्यूमुलेटर का काम करता है, एक्यूमुलेटर में क्या करेगा उसका रिजल्ट स्टोर करेगा और रिजल्ट कहां पे प्रिंट करेगा, रिजल्ट फ्लो होगा बसेस के थ्रू रैम के अंदर में, तब जाके i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अपडेट हो जाएगी। फिर से हमने प्लस प्लस किया, फिर से क्या करेगा, ये वैल्यू आएगी रजिस्टर में, उसकी वैल्यू अपडेट होगी, फिर जाएगी रैम के अंदर में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बसेस के थ्रू रैम से रजिस्टर में उसका डेटा फ्लो होते जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूम होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, हमारा कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे केसेस में हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन ये है कि अगर आप उस वेरिएबल को ऑटो की जगह रजिस्टर कर देते हो, मींस रजिस्टर इंट आई अगर लिखते हो, तो वो वेरिएबल रैम में डिक्लेयर ना होकर कहां पे डिक्लेयर हो जाएगा, वो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा रजिस्टर्स में। तो यही कि यही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और यही कि आउटपुट रिटर्न करेगा। तो आपका ये जो फ्लो ऑफ द चल रहा है कि डेटा यहां से वहां फ्लो हो रहा है, तो ये टाइम बचाएगा। तो हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो रजिस्टर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास में एक प्रोग्राम है कि हमारे पास में एक रजिस्टर इंट आई लिखना है आपको, और फिर हमने लूप चलाया है उसका 20,000 टाइम। ये क्या करेगा, ये आपका फास्ट एग्जीक्यूशन करेगा एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि क्या करेगा, ये वेरिएबल कहां पे डिक्लेयर होगा, रजिस्टर में। तो जो भी वेरिएबल जो डिक्लेयर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके रैम में डिक्लेयर होते हैं, अगर हम कुछ डिक्लेयर नहीं करते, और प्रोसेस होने के लिए हमेशा वो रजिस्टर में जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग उस वेरिएबल को रजिस्टर में डिक्लेयर करें ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए। लास्ट है हमारे पास में जो न्यू है C++ में, दैट इज म्यूटेबल स्टोरेज क्लास, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर लर्निंग अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा पाइथन हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग वहां पे यूज भी करते हैं। सो वी कैन मेक अ क्लास ऑब्जेक्ट इन C++ कांस्टेंट यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। तो जिस तरीके से वेरिएबल हम लोग कांस्टेंट क्रिएट करते हैं लाइक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके, उस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट हम लोग कर सकते हैं। सो बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, हम लोग जो उसको मॉडिफाइड नहीं कर सकते रन टाइम पे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मैंने उस ऑब्जेक्ट को जो है कांस्टेंट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि मैं उसके वेरिएबल को तो मॉडिफाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ वेरिएबल को मॉडिफाई करना है, कुछ वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं करना है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल नाम का जो कीवर्ड है हम लोग यूज करते हैं। सो इन सच केसेस वी कैन मेक द डेटा मेंबर ऑफ अ कांस्टेंट क्लास object as a mutual so that we can change it.
तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सो लेट वी डिस्कस अ प्रोग्राम सो यू पीपल हैव अ क्लियरिटी. सो प्रोग्राम टू यूज म्यूटेबल स्टोरेज क्लास. तो हमारे पास में म्यूटेबल स्टोरेज क्लास है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में टेस्ट नाम का एक क्लास है. टेस्ट नाम के क्लास में हमने क्या किया, इंट x लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को लिखा है इंट y, उसको म्यूटेबल किया. तो यहाँ पे डिफाइन म्यूटेबल वेरिएबल y इज नाउ कैन बी मॉडिफाइड. ठीक है, तो ये जो है क्या हो सकता है, इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है. हम लोग अदर प्रोग्रामिंग में जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि क्लास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है. बट अभी समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. तो यहाँ पे हमने टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है T1. ये टेस्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है T1 और उसको कांस्टेंट कीवर्ड से क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया. मतलब ये T1 ऑब्जेक्ट जो क्या है अभी कांस्टेंट हो गया. तो जब T1 ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट हो गया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10. फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, T1.y इक्वल्स टू 20 करेंगे. तो मान लीजिए मैं T1.y इक्वल्स टू 20 कर रहा हूं, वी आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू. तो क्या हो जाएगा आपका T1.y आपका चेंज हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा. लेकिन क्यों एरर नहीं आएगा, क्योंकि म्यूटेबल लिखा है. म्यूटेबल मतलब आप उसको चेंज कर सकते हैं. क्योंकि जब आप कांस्टेंट क्रिएट किया था, मैंने उसका ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बनाया था, तो उसके वेरिएबल भी क्या हो गए थे, कांस्टेंट हो गए थे. उसके वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैंने क्या किया फिर यहाँ पे T1.x इक्वल टू अगर 8 कर रहे हैं, मतलब T1.x मतलब x की वैल्यू है अभी 4 और उसको हम लोग चेंज करने की करके क्या कर रहे हैं, हम लोग 8 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, न्यूमेरिक 8 स्टोर कर रहे हैं. तो उसमें केस में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि कांस्टेंट क्रिएट करने से क्या होगा, उसका वेरिएबल भी कांस्टेंट क्रिएट होगा और कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है कि चेंज नहीं होती. तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या कर सकते हो, म्यूटेबल कीवर्ड यूज कर सकते हो. तो जिस वेरिएबल के साथ में आपने म्यूटेबल कीवर्ड किया, आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं इन प्रोग्रामिंग.